नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर के चावल खपाए जाने का मामला, केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई जिले में कार्यवाही। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित। अमानक चावल प्रदान करने वाले 18 राइस मिलर्स और 9 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। सभी 18 राइस मिलों के बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश। बालाघाट नगरीय क्षेत्र की 32 वर्षीय युवती की हुई मौत। गोंदिया में पाई गई थी युवती कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट जिला चिकित्सालय में युवती ने तोड़ा दम। कोरोना पीड़ित की मौत के मामले में संदेह की स्थिति। कोविड-19 के नियमों के तहत किया गया अंतिम संस्कार। नल में पर्याप्त पानी नहीं आने से लोग हो रहे हैं परेशान। बाढ़ के चलते फिल्टर प्लांट की 33 केवी लाइन हुई बंद। वैनगंगा नदी में आपस में उलझने से बिजली सप्लाई बंद। मात्र 11 केवी लाइन प्रारंभ कर किया जा रहा पानी सप्लाई। पुराने फिल्टर प्लांट से ही हो रही है जल आपूर्ति। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में एक और कोरोना पीड़ित मरीज की मौत का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद जिले में पुनः दहशत का माहौल व्याप्त है। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि जिस कोरोना पीड़ित युवती की मौत हुई है वो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमित हो गई। जबकि मामले में कई तरह के तथ्य भी स्पष्ट न होने की बातें सामने आ रही हैं। इस विषय में कोई भी जिम्मेदार ज्यादा कुछ कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीटीवी के द्वारा पूर्व में ही कोरोना संक्रमण काल में जिले के निजी चिकित्सालयों की भूमिका को लेकर समाचार का प्रसारण किया गया था, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि निजी चिकित्सालयों के ही द्वारा जिले के पड़ोसी जिले गोंदिया में जिले के मरीजों को बिना जिला प्रशासन को सूचना दिए भेजा जा रहा है, जो कि गोंदिया जाकर पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला पुनः प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरीय क्षेत्र के सिंधी मोहल्ला स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम के निकट ही रहने वाली एक 32 वर्षीय युवती मानसिक रूप से विकलांग थी, जिसके चलते उसकी देखरेख भी परिवार के सदस्य ही करते हैं और उसे घर से बाहर ले जाने की जरूरत पड़ने पर वे ही ऐसा करते हैं। इस दौरान युवती का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ। उसे उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे पहले तो बालाघाट नगरीय क्षेत्र के एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन युवती का स्वास्थ्य गंभीर होने पर उसे निजी चिकित्सालय के द्वारा गोंदिया ले जाने की सलाह दी गई, जिसके तहत युवती के परिजनों ने उसे पहले तो गोंदिया के डॉक्टर बजाज के यहां ले गए, लेकिन वक्त पर चिकित्सालय में अधिक मरीजों की भर्ती होने की जानकारी देने पर परिजन उसे डॉक्टर बाहेकर के यहां ले गए, जहां प्रोटोकॉल के तहत पहले तो युवती का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें युवती पॉजिटिव आई। जिसके बाद गोंदिया के चिकित्सक द्वारा उसे गोंदिया के ही कोविड अस्पताल में भर्ती किए जाने की बात कही गई, लेकिन परिजन युवती को प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से बालाघाट ले आए और 2 सितंबर को ही बालाघाट के कोविड अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता को कोरोना पॉजिटिव बताते हुए उसे बालाघाट कोविड अस्पताल में भर्ती किए जाने की बात कही, लेकिन पीड़िता की कोरोना रिपोर्ट न होने के चलते उसे बालाघाट के कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और ना ही उसकी कोई सैंपलिंग फिर से की गई। रात्रि में पुनः स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रात्रि होने के चलते पीड़िता को कोविड-19 के नियमों के तहत जिला चिकित्सालय के मरचुरी में रात भर रखा गया, जिसके बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत तहसीलदार रामबाबू देवांगन की उपस्थिति में 3 सितंबर की प्रातः नगर के स्थानीय मोक्षधाम में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे मामले में बालाघाट स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं न कहीं संदेह की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि ये युवती कोरोना पॉजिटिव थी तो उसे घर जाने क्यों दिया गया, और यदि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी तो उसके परिजनों के बोलने पर उसकी सैंपलिंग की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। फिलहाल ये जांच का विषय है। हालांकि मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट निवासी 32 वर्षीय युवती मानसिक रूप से विकलांग थी, जिसके चलते उसकी देखरेख भी परिवार के सदस्य ही करते थे और उसे घर से बाहर ले जाने की जरूरत पड़ने पर वे ही ऐसा करते थे। उन्होंने बताया कि युवती की तबीयत खराब होने पर उसे गोंदिया में इलाज के लिए ले जाया गया था। यहाँ पर कोरोना की जाँच की गई, जिसमें कोरोना वीक पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसे मेडिकल रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे बालाघाट वापस ले आए। यहाँ पर तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया,
जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में सतर्कता बरती जा रही है। हाँ, ये क्या है कि बिस्तर में पड़ी रहती थी और जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए भी घर वाले करवाते थे, ऐसा पता लगा है। और इनको क्या बोलते हैं, इलाज के लिए गोंदिया ले जाया गया था, तो वहाँ पर इनकी जांच हुई थी और जांच करने के बाद में उनको वहाँ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया था। लेकिन चूँकि मरीज की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए घर वाले इनको घर ले आए और घर में आने के बाद में फिर जब वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अस्पताल लेके आए, यहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। और आज जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत इनका अंतिम संस्कार किया गया है और इनके साथ में जितने लोग कांटेक्ट में रहे हैं सबको आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 7 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 307 पर पहुंच गई है, जिसमें से 250 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। बाइट सर, जिले में पॉजिटिव केस क्या स्थिति है? आज हमारे यहाँ पे कुल मिलाकर के 6 पॉजिटिव केस मिले हैं, जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज की लैब से जनपद हमने भेजे थे, वहाँ से रिजल्ट आया है। नगरीय क्षेत्र में नलों से पानी पर्याप्त प्रदाय नहीं किए जाने से नगर वासियों को इन दिनों पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज सुबह से ही नगर के आधे क्षेत्रों में नलों में पानी नहीं आने से लोगों को पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 33 केवी बिजली से प्रदाय फिल्टर प्लांट की विद्युत सप्लाई बंद होने से पानी प्रदान करने में दिक्कत हो रही है, जिससे 11 केवी से बिजली सप्लाई प्रारंभ कर पुराने फिल्टर प्लांट से टंकी में पानी भरकर सप्लाई किया जा रहा है। गौरतलब हो कि वैनगंगा नदी में भयावह बाढ़ आने से काफी नुकसानी का सामना करना पड़ा है। इसी कड़ी में शंकरघाट से वैनगंगा नदी पार कर गए 33 केवी बिजली के तार आपस में चिपक जाने से यहां से फिल्टर प्लांट में गई विद्युत सप्लाई बंद होने से नए फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई बंद पड़ा हुआ है, जिससे नगर में नलों से लोगों को समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे पानी के लिए नगर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी, वार्ड नंबर 33 गायखुरी के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक कुएं व हैंडपंप की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से लोग पानी के लिए नलों पर आश्रित हैं। आज सुबह से ही नल में पानी नहीं आने से नलों पर बर्तनों की लंबी कतार लगी रही। शाम करीब 4 बजे के बाद नलों से पानी प्रदाय किया गया। इस बारे में गायखुरी निवासी भूमेश ठाकरे ने कहा कि नलों में गत दिनों से एक ही समय पानी दिया जा रहा है और कुछ देर में ही नल बंद हो जाता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। आज सुबह से ही पानी नहीं दिया गया, जिससे पानी के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा। से 15 से 10 मिनट नल चल रहा है और काफ़ी लोग परेशान है पानी उससे। आज नल आएगी? आज नल नहीं आया, काफ़ी मतलब कम से कम 15 दिन से कम ज़्यादा ही हो रहा है। आज तो आया ही 2 दिन से नल ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। पानी कहाँ से ला रहे? पानी कहीं कोई सुविधा ही नहीं है, कहीं पे भी एक ड्रम है सामने चौक में, वहाँ से ले आ रहा है, उसमें भी बराबर पानी नहीं मिल पा रहा है। सही पानी है ही नहीं, वहाँ का खारा पानी है, उसमें खाना कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में बिजली विभाग के सहायक अभियंता हुकुमचंद यादव ने बताया कि वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 33 केवी के लाइन के तार आपस में उलझे हुए हैं, जिससे यहां पर काम करना मुश्किल है। इसलिए नदी का जलस्तर जब तक कम नहीं हो जाता बिजली का सुधार कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था कर फिल्टर प्लांट में बिजली व्यवस्था प्रारंभ कराने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पिछले विगत दिनों में कुछ बाढ़ की स्थिति आई थी, जिसकी बाढ़ की स्थिति से अभी आप जहां स्पॉट पे खड़े हैं वहाँ भी 33 केवी के लाइन के तार जो है वो आपस में उलझे हुए और यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, जिसके लिए पानी का जब तक स्तर नीचे नहीं हो जाता नदी का तब तक हम लोगों के लिए बहुत मुसीबत का काम है ये करना। तो इसके लिए अभी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था की देख रहे हैं और जैसी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है तो जल्दी से जल्दी हम फिल्टर प्लांट को चालू करेंगे। आपका परिचय सर? मैं सहायक। इस संबंध में नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि वैनगंगा नदी में 30 अगस्त को बाढ़ आई थी, जिससे गर्रा से बालाघाट वैनगंगा नदी से आई तार डूबने से फिल्टर प्लांट की 33 केवी व 11 केवी बिजली बंद हो गई, जिससे पानी सप्लाई बंद रहा। इससे वैकल्पिक व्यवस्था कर 11 केवी लाइन प्रारंभ कर शहर में सुबह नल से आधे शहर
व शाम को आधे शहर में पानी सप्लाई किया जा रहा है। 30 तारीख को जो बैनगंगा में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में शहर को जो सप्लाई लाइन आती है 132 kVA की गर्रा की ओर से जो बालाघाट आती है, उसमें वो पूरी लाइन जो थे जिसके तार थे वो बाढ़ में डूब गए थे, जिसके कारण उसी दिन से सप्लाई बाधित है। तो नगर पालिका में 2 फिल्टर प्लांट है, एक 11 kVA से चलता और एक 32 kVA से। दोनों प्लांट बंद हो गए और नगर पालिका के द्वारा मुनादी भी कराई गई थी और एक दिन सप्लाई नहीं दे पाए। पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए फिर यहाँ के स्थानीय 11 kV प्लांट को चालू करवा पाए एमपीबी से, और उस 11 kV का जो प्लांट है वो बहुत कम कैपेसिटी का है, उससे फिल्टर करके पानी संग्रहित करके अभी सप्लाई की जा रही है। एमपीबी के द्वारा अभी भी 33 kV की जो लाइन है वो चालू वो नहीं कर पाए हैं। हम निरंतर उनके संपर्क में हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। वो जैसे ही चालू हो पाएगी तो फिर हमारे दोनों प्लांट चालू हो जाएंगे और जल प्रदाय व्यवस्था। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेंस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा रद्द कराने को लेकर परीक्षार्थियों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी, जिस पर न्यायालयीन आदेश के बाद परीक्षा ली जा रही है। बालाघाट में 3 सेंटरों पर परीक्षार्थी पहुंचकर ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। गुरुवार को शहर के सन आईटीआई में तहसीलदार ने पहुंचकर परीक्षा सेंटर का निरीक्षण किया। जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार ही परीक्षा हो पा रही है, जिसमें परीक्षा केंद्र के भीतर सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए एंट्री दिया जाना है और परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर भेजने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने सर्किट हाउस रोड पर स्थित सन आईटीआई में पहुंचकर जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि परीक्षा केंद्र में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए सतत निगरानी बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां 50 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा काल में अव्यवस्थाएं होंगी तो उस पर त्वरित नियंत्रण किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें परीक्षा के दौरान ना हो पाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी थे कि एग्जाम कराया जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल की जो गाइडलाइन उसको पालन करते हुए। तो बालाघाट ज़िले में भी सेंटर से एक संस्था चयनित हुई है, सन आईटीआई, और यहाँ पर उसी की व्यवस्था देखने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं आज यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर जो इनकी संख्या है वो 50 है और उसके अनुरूप इनके पास प्रॉपर सेटअप है। बाहर से जो संबंधित कंपनी है TCS, उसके इंजीनियर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन भी किया है और जो छात्र हैं उनको पर्याप्त सुविधा दी गई है और जो भी नॉर्म्स हैं खासकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के, उनका पालन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और चूँकि एग्ज़ाम आगे अभी संचालित होंगे तो निरंतर हम इसका विजिट करेंगे और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो हम उसको दूर भी करेंगे। कितने छात्र छात्राएं जिले में एग्जाम अभी तो आज की जो यहाँ पर कैपेसिटी है वो 50 की है और ये बाद में सेंटर चयनित हुआ है। तो बाकी जो ज़िले के छात्र हैं वो आसपास के ज़िलों में भी गए हैं, खासकर नागपुर में यहाँ के छात्रों का सेंटर बना हुआ है, वहाँ से भी सभी छात्र जो हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनके लिए भेजने की जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश शासन। गौरतलब है कि बालाघाट जिले में जेईई परीक्षा के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद कॉलेज और सन आईटीआई। इन केंद्रों पर 1 सितंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, जो 6 सितंबर तक चलेंगी। परीक्षा के निश्चित समय में परीक्षार्थी यहां पहुंचकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। जिले से 498 परीक्षार्थियों के आवेदन जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे। उनका परीक्षा केंद्र जिले और बाहर जहां भी वो हैं वहां तक पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार की गई है। इस संबंध में बताया गया कि परीक्षार्थियों को उनके घरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए आवागमन के साधनों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही सतत मॉनिटरिंग लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर सुनिश्चित की गई है। 1 सितंबर को आयोजित जेईई परीक्षा में सम्मिलित हुए 502 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। 2 सितंबर को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए 1420 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार
3 सितंबर को आयोजित हो रही परीक्षाओं के 1980 परीक्षार्थियों ने निःशुल्क वाहन व्यवस्था के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 और ई पास पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। गत 1 सितंबर से 13 सितंबर 2020 तक नीट परीक्षा तिथि तक के लिए अब तक 20,000 से अधिक परीक्षार्थी अपना पंजीयन करा चुके हैं। सभी को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सीधी तहसील के कुसमी में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गुरुवार को तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि कुसमी में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर 1 सितंबर की रात में अज्ञात हमलावरों द्वारा घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले से उनकी स्थिति गंभीर है और उनका रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक और शासन तहसीलदार नायब तहसीलदारों से राजस्व विभाग से अतिक्रमण विरोधी अभियान, एंटी माफिया अभियान, काला बाजार विरोधी अभियान, खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही, सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य कार्य करवा रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपना कार्य बिना भय के कर सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले के तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन और क्या रूपरेखा है? पिछले 2 दिन पहले कुसमी में पदस्थ हमारे जो नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार हैं लवलेश मिश्रा जी, रात्रि के समय पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घर में घुसकर उन पर प्राणघातक हमला किया गया है और आज की स्थिति में वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रीवा में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय को राजस्व अधिकारी संघ जिला बालाघाट के तरफ से एक ज्ञापन दिया है और हमारे द्वारा ये मांग की गई कि जो इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, और राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन या शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो इससे पूरा जो संवर्ग है वो बहुत ही व्यथित है और ये प्रतीत हो रहा है कि जो राजस्व अधिकारी जो निरंतर चाहे किसी प्रकार की महामारी हो या अन्य प्रकार की आपदाएँ हैं सामने से रहकर कार्य करता है, परंतु प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए सजग नहीं है। हमलावरों की पहचान अब तक हो पाई है कि नहीं? कौन अभी तक तो हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, किंतु पुलिस और प्रशासन की जो टीम है लगातार उनकी खोजबीन में लगी हुई है और जैसे कि हमको जानकारी मिली कि पुलिस प्रशासन की 6 टीमें लगातार दबिश दे रही है और अगले 2 दिन के अंदर उनके द्वारा बताए गए कि हम हमलावरों को पकड़ लेंगे। ठीक है, हमलावर पकड़े जाएंगे और ये पुनरावृत्तियाँ जो हो रही है उस पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है और अगर इस पर कोई सक्षम कार्रवाई शासन के द्वारा नहीं की जाती है तो इस बार पूरा जो राजस्व प्रशासन का संवर्ग है वो बहुत गंभीर रूप से इस पर विरोध प्रदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ के द्वारा वन और वन्य प्राणियों के साथ उनके संरक्षण में लगे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में वनों की कटाई, वन भूमि में अतिक्रमण, अवैध उत्खनन व वन्य प्राणियों का शिकार चरम पर है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से वे वनों, वन भूमि एवं वन्य प्राणी का संरक्षण करने वाले निहत्थे वन कर्मचारियों के साथ खूनी होली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अतिक्रमण से पर्यावरण नष्ट होने के साथ ही वन्य प्राणियों व वन कर्मचारियों का जीवन गंभीर खतरे में आ गया है। ऐसी संकट की घड़ी में राजनीतिक लाभ के लिए वनों को काटकर पर्यावरण नष्ट करने वाले वन्य प्राणियों का शिकार करके वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में लगे कर्मचारियों पर प्राणघातक हमला करने वाले आक्रमणकारियों, वन माफिया और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाएं। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग आज के दिन 1 बजे ज्ञापन सौंप रहे हैं हमारे कर्मचारियों पर वन माफियाओं द्वारा, अतिक्रमणकर्ता वन माफिया और जो शिकारी लोग हैं उनके हमले लगातार हो रहे हैं। तो वो जो हमले हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और
सरकार को हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं उसके बाद भी, क्योंकि उन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त, मतलब है कि नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से वो लोग हमले करने में डरते नहीं हैं। हमारे कई साथी मारे गए हैं, तो इसी के विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, एक ज्ञापन अभी सीसीएफ साहब को देंगे, उसके बाद अभी लाल फीता बांधकर हम लोग आज से काम करेंगे जब तक हमारे लिए कोई सुरक्षा के उपाय सरकार नहीं करती। उसके अलावा हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हम पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी के नाम पर पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। ये कार्यक्रम भी तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। एक प्रकार से ये हमारा सत्याग्रह है, इसको हम पूरे मध्य प्रदेश भर चला रहे हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ अध्यक्ष दिलीप बांगड़े ने बताया कि वन कर्मचारियों पर वन माफियाओं व शिकारियों के द्वारा वन कर्मचारियों पर लगातार हमला किया जा रहा है, जिससे हमारे कुछ साथी मारे गए हैं, लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वन माफियाओं को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मांगों को लेकर वन कर्मचारी लाल फीता बांध कर कार्य करेंगे और मध्य प्रदेश में पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती, अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश शासन के उपक्रमों में कार्यरत संविदा सहित निचले पदों पर कार्यरत डिप्लोमाधारी अभियंत्रियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। इस दौरान मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन क्षेत्रीय समिति सतपुड़ा अध्यक्ष इंजीनियर एसएल शर्मा ने मांगों के संबंध में बताया कि उपयंत्री संवर्ग को 20 वर्ष की सेवा पश्चात सहायक यंत्री एवं 28 साल की सेवा के उपरांत कार्यपालन यंत्री का पदनाम दिया जाए। 2005 के पश्चात नियमित किए गए दैवोभो उपयंत्रियों के दैनिक वेतनमान अवधि को सेवाकाल में जोड़े जाने व उपयंत्री संवर्ग का प्रारंभिक ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4800 रुपये किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि विगत लंबे समय से संविदा और निचले पदों पर कार्यरत डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों को नियमित करने की मांग को अनसुना किया जा रहा है। बावजूद इसके कार्यरत उपयंत्री पूरी ईमानदारी के साथ शासन के कार्यों को संपादित करने में जुटे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो भविष्य में डिप्लोमा इंजीनियर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पुनः मैं अपने शासन को जो है जागृत करना चाहता हूं कि जो हमारी पूर्व की मांगें हैं उन पे विचार करें और हमारे संविदा के लोगों को नियमित करें और हमारे जिनको 28 साल सर्विस में हो गए हैं और उनको प्रमोशन नहीं दे सकते तो कम से कम एक पदनाम दें, हमें सहायक यंत्री का पदनाम दें, क्योंकि हमारा उपयंत्री जिस पद से ड्यूटी मतलब ज्वाइन करता है और उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। ये हमारा प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जबकि कम से कम 2 प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक हमारे ढेर सारे साथी सेवानिवृत्त हो गए, उनको प्रमोशन नहीं मिला। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि प्रमोशन नहीं दे सकते तो हमें कम से कम पदनाम दें और ये हमने अपनी मांगें रखी हैं। और हमारी सबसे जो अहम मांग है, क्योंकि हमारे प्रदेश में संविदा में दूर दराज क्षेत्रों में नक्सलाइट एरिया में इस पानी के मौसम में हमारे सब इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उन सब इंजीनियर जो संविदा में हैं उनको नियमित करने का कष्ट करें, ये मेरा उनसे निवेदन है और मैं करबद्ध निवेदन हमेशा करते रहेंगे। यदि हमारा ये निवेदन नहीं सुना जाएगा तो हमें अगली रणनीति बनानी पड़ेगी। धन्यवाद। इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रांतीय विभागीय अध्यक्ष इंजीनियर अजय रावतकर, प्रांतीय प्रचार मंत्री इंजीनियर महेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष इंजीनियर विजय रावतकर, सचिव इंजीनियर वेंकटेश कौशिक, कोषाध्यक्ष इंजीनियर एएस सनोडिया, मनरेगा संयोजक नीलिमा गिरिया, इंजीनियर आर के दमाहे, इंजीनियर सुनील हिरकने, इंजीनियर अमित हिरवाने, इंजीनियर अनमोल सचदेव सहित अन्य मौजूद रहे। दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व क्षमावाणी के साथ श्री दशलक्षण महापर्व का समापन 2 सितंबर को हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल दिगंबर जैन समाज के द्वारा मंदिर में सुबह पूजा अभिषेक कर प्रतिदिन अपने घरों में रहकर ही प्रतिक्रमण, सामायिक, ऑनलाइन टीवी के द्वारा प्रवचन आदि का श्रवण किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न मंडलों द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई।
इस संबंध में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि त्याग, तपस्या एवं आत्म कल्याण की शुद्धि के लिए दशलक्षण महापर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर सखी मंडल के द्वारा आरती सजाओ प्रतियोगिता, पारंपरिक परिधान में पारिवारिक जोड़ी, जीवन साथी, 16 श्रृंगार प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता व बहुमंडल के द्वारा आरती नृत्य प्रतियोगिता, वेस्ट मटेरियल से मंदिर बनाओ, विद्यापूर्ण बालिका मंडल ने लाडू सजाओ प्रतियोगिता, गुरु विद्यासागर झलकियां, अंताक्षरी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन संपन्न कराई गई। उन्होंने सभी मंडलों का आभार किया है। कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष नीलेश बाकलीवाल, सह कोषाध्यक्ष अमन जैन, सह सचिव नितेश जैन, उपाध्यक्ष संदीप जैन, सचिव प्रदीप जैन, दीपक जैन, जयकुमार जैन, नितिन जैन, अजय जैन, दीपेंद्र जैन, राजा जैन, प्रशांत जैन, प्रखर जैन, प्रतीक जैन सहित अन्य उपस्थित रहे। जिले में अमानक स्तर के पाए गए चावल का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में अधिकारियों के निलंबन के बाद अब एफआईआर की कार्यवाही भी हो रही है, जबकि शासन को गुणवत्ताहीन चावल प्रदान करने के मामले में जिले के राइस मिलर्स पर भी कार्यवाहियां शुरू कर राइस मिल संचालकों पर एफआईआर की जा रही है। बता दें कि जिले में अमानक स्तर के चावल मिलने के बाद मामला प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र तक पहुंच गया है, जिसके चलते प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। धान की मिलिंग और परिवहन में चल रहे भ्रष्टाचार की खबर को बीटीवी और दिव्य एक्सप्रेस की टीम लगातार प्रकाशित करती आ रही है। बालाघाट जिला, जो कि प्रदेश का मुख्य धान उत्पादक जिला माना जाता है, जहां पर उच्च क्वालिटी की धान का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष बालाघाट जिले में लगभग 30 से 40 लाख क्विंटल धान का उत्पादन होता है, लेकिन सरकारी तंत्र में जमे भ्रष्ट अधिकारी और मिलर्स की सांठ-गांठ के चलते इस उच्च क्वालिटी की धान के बदले मिलिंग के नाम पर जमा करा दिया जाता है घटिया चावल, जिसे बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों की थाली में परोस दिया जाता है। जिले में अमानक स्तर के चावल पाए जाने के बाद अब जिला अधिकारियों ने भी माना मामले में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और पाप का घड़ा फूट गया। बता दें कि बालाघाट जिले में अमानक स्तर के चावल को खपाने का ये मामला पहली बार प्रकाश में नहीं आया है। इसके पूर्व भी इसी तरह अधिकारियों की सांठ-गांठ कर इसी तरह के चावल को खपाया गया है। कोरोना संक्रमण काल में इस अमानक स्तर के चावलों को जमकर उपयोग में लाया गया और मुफ्त में अनाज बांटकर जमकर वाहवाही भी लूटी गई। आपको बताएं कि जिले में चल रहे इस भ्रष्टाचार को देखते हुए भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हलधर द्वारा विगत कुछ दिन पूर्व स्वयं आकर शासकीय गोदामों में जमा चावल की जांच की गई और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जांच में गोदामों में मिलर्स द्वारा जमा किया गया चावल के सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये चावल मनुष्य तो क्या जानवर के भी खाने लायक नहीं है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हलधर के नेतृत्व में टीम आई थी, जिसके द्वारा जिले की समस्त वेयर हाउस और गोदामों में भंडारित चावलों की गुणवत्ता के लिए सैंपल लिए गए थे। इसके अलावा कुछ उचित मूल्य की दुकानों से भी सैंपल लिए गए थे। इन सैंपलों को दिल्ली की लैब में जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि जो खाद्यान्न गोदाम और वेयर हाउस में भंडारित किए गए हैं वो अमानक है। इसी तरह उचित मूल्य की दुकानों में जो अनाज भेजा गया है वो भी अमानक है। जांच में अमानक पाए जाने के बाद भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हलधर की ओर से भेजे गए जांच प्रतिवेदन में मिलर्स के खाद्यान्न के CMR में लॉट जमा नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। जांच टीम ने बालाघाट के 18 मिलर्स के 21 स्टैक्स यानी लगभग 3000 मैट्रिक टन चावल की सैंपलिंग की थी, जो कि अमानक पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भोपाल भी भेजी गई थी, जिसकी जांच प्रारंभ है। जबकि प्रदेश शासन के निर्देश पर कलेक्टर दीपक आर्य ने इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे 18 राइस मिलर्स के मालिकों और वेयर हाउस कॉरपोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम के 9 कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि इन संचालित मिलों के विद्युत कनेक्शन भी काटने की कार्यवाही को 3 सितंबर को अधिकारियों के दल ने अंजाम दिया। इस तरह का जो चावल का मामला था उसकी रिपोर्ट दिल्ली की जो टीम आई थी, डायरेक्टर आए थे, उन्होंने दी है और टीम के अनुसार उन्होंने जो बताया कि चावल अमानक स्तर का है। उसके बाद वो जो सारे 18 राइस मिलर्स हैं जिनके द्वारा चावल प्रदाय किया गया था उनको सील कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही, संचालक जो हैं उसके, और जो विभागीय अधिकारी जो हैं नान के, उनमें से DM नान को निलंबित कर दिया गया है शासन के द्वारा, और बाकी 3 क्वालिटी इंस्पेक्टर उनको भी निलंबित कर दिया गया है। 3 जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको खिलाफ भी FIR करने का बोला गया। बाकी जो कुल मिलाकर के 9 कर्मचारी
सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन और वेयर हाउस के उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की जांच प्रारंभ है। राइस मिलों के सील करने के साथ राइस मिल के संचालकों पर FIR करने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो सभी शिकायतें संज्ञान में आई हैं तो कलेक्टर साहब और मैंने जॉइंट रूप से इसमें निर्देश दिए हैं कि जो भी उसमें फाइंडिंग्स आती हैं, सबसे पहले तो जहाँ पे अमानक पाया गया है उसको सील कर लिया गया है, तमाम दस्तावेज भी सील किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से पाई गई शिकायत के आधार पे हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिनका भी इसमें संलिप्तता है उसकी जाँच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर कितनी राइस मिल को सील करने की कार्रवाई? वो कार्रवाई लगातार अभी प्रचलन में ही है, तो एग्जैक्ट नंबर हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग 25 से 30 जगह जो हैं जहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है और उसके हिसाब से भी शाम तक ये काफ़ी उसमें क्वांटिफाई हो जाएगा कि कितनी FIR हुई है, कितनी जगह कार्रवाई हुई है। लगातार अभी जारी है कार्रवाई। बता दें कि कार्यवाही की जद में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक RK सोनी, तत्कालीन क्वालिटी निरीक्षक नागेश उपाध्याय, क्वालिटी निरीक्षक मुकेश कन्हेरिया, CWC गर्रा के क्वालिटी निरीक्षक राकेश सेन, SL द्विवेदी, बैहर के क्वालिटी निरीक्षक लोचन सिंह टेम्भरे, CWC गर्रा के शाखा प्रबंधक विपिन बिसेन, श्वेता वेयर हाउस नेवरगांव के शाखा प्रबंधक उदय सिंह राजपूत और MPWLC बैहर के शाखा प्रबंधक जितेंद्र डोंगरे के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि 3 सितंबर की शाम कलेक्टर दीपक आर्य, SP अभिषेक तिवारी ने जिले के हनुमान चौक स्थित विपणन संघ के कार्यालय पहुंचकर घंटों बैठकर दस्तावेज खंगाले। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यवाही को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने स्पष्ट किया कि क्वालिटी इंस्पेक्टर्स के द्वारा चावलों की सैंपलिंग के दौरान अपनी टिप दी जाती है, जिसके दस्तावेजों को एकत्रित किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, विपणन कार्यालय में जो सिस्टम जमा हुआ है उसके संदर्भ में जो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स थे उन लोगों ने क्या अपने नोट में लिखा है, क्योंकि जब भी कोई स्तंभ या चावल जमा किया जाता है तो उसमें जो बेसिक पैरामीटर्स के आधार पर वो खाने योग्य है या नहीं, FAQ है, फेयर एवरेज क्वालिटी का चावल है या नहीं, इस संदर्भ में टिप दी जाती है। उसी को देखने के लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यदि चूँकि वो जिम्मेदार थे इस चीज़ के लिए कि पहले वो जांच कर उसके उपरांत ही जमा किया जाए। उनकी रिपोर्ट कुछ और उनकी रिपोर्ट में के हिसाब से वो फेयर एवरेज क्वालिटी का है, जबकि केंद्र सरकार के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार वो उसी कोई गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। इसी बात की जांच, इसी बात के देखने के लिए पेपर्स की क्या स्थिति, दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हम लोग बता रहे हैं। सर, आगामी में जैसे अभी कुछ चावलों के लाट और सैंपलिंग लिए गए हैं, तो ऐसे स्थिति में कुछ आगे मिलर्स के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कैसा अनुमान लगाया जा रहा है? ये आगे अब इनको वैसे तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के में यही था कि एक बार सैंपलिंग जो है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, FAQ को, तभी इसको लिया जाए। अब स्ट्रिक्टली इसको और देखा जाएगा सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को स्पेशल इस बात के लिए बोला गया है, ऊपर से निर्देश हुए हैं कि इस बात को विशेष गंभीरता से इस कार्य को किया है। इधर जिले में इतनी बड़ी मात्रा में अमानक स्तर पर पाए गए चावल को लेकर सत्ता और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। मामले में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला माना जाता है, जिसमें प्रारंभ से ही हमारे द्वारा धान की मिलिंग और परिवहन में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को शासन के समक्ष रखा गया है। वर्तमान में केंद्रीय जांच दल के द्वारा जो सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि ये चावल जानवरों के भी खाने योग्य नहीं है, जबकि ये वही चावल हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों की थाली में जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब जिले में ही जांच एजेंसी है और हर गोदाम में एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, पूर्ण जांच के बाद ही हर अनाज को गोदाम में रखता है, तो फिर ऐसे चावल गोदामों में कैसे आए, ये जांच का विषय है। देखिए, बालाघाट जिला जो कि एक धान उत्पादक जिला माना जाता है और विगत कई दशकों से हम इस मामले को उठाते रहे हैं। हमने जिला प्रशासन के सामने भी इस मामले को इसको पूर्व में भी उठाया है कि जो धान और धान से चावल बनाने का ये जो खेल है, इसमें जो भारी भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष जिले में होता है वो इससे हम सब वाकिफ़ हैं और हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि इससे जिला प्रशासन को या सरकार को इससे अवगत कराएं। अभी जैसे आप देखें कि वर्तमान में एक बड़ा मामला हमारे सामने में आया है कि जो केंद्रीय जांच दल की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने जो सरकारी गोदामों में जाकर उन्होंने जो सैंपल एकत्रित किए बालाघाट जिले के विभिन्न गोदामों में जाकर, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई केंद्रीय दल द्वारा, तो उस रिपोर्ट में
उनके द्वारा यह बताया गया कि यह जो गोदाम में चावल जो जमा है, अनाज जो जमा किया गया है, वह जानवर के खाने लायक भी नहीं है और यही वो चावल है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों की थाली में जाना है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल बालाघाट ज़िले में इस चावल और धान के मामले में जारी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी केंद्रीय जांच दल ने जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें उन्होंने पूरे चावल को लगभग 18 राइस मिल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया, जिन्होंने यहाँ घटिया चावल गोदामों में जमा किया है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब ज़िले के अंदर एक जांच एजेंसी है जो नागरिक आपूर्ति निगम है, उनमें उनके हर गोदाम में क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है जो पूर्ण जांच के बाद ही इस अनाज को गोदाम में जमा करता है। तो जब केंद्रीय जांच दल की टीम यह बोल रही है कि यह चावल अमानक है और इंसानों के और जानवर के खाने के योग्य नहीं है, तो फिर यह चावल इन गोदामों में आया कैसे और किस मापदंड के तहत इस चावल को नागरिक आपूर्ति निगम या एफसीआई के गोदामों में जमा किया गया, यह जाँच का विषय है। मामले में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि चावल का मामला कोई नया नहीं है, पूर्व में भी ऐसे मामले कई बार प्रकाश में आ चुके हैं। चूंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, पहले भी अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत से ऐसे अमानक स्तर के चावलों को पास कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने पहली बार अच्छी रिपोर्ट दी है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। ये अमानक चावल वाली जो बात है, कोई ऐसी नई नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से जो कागज़ चल रहा था ये, और आपने देखा होगा इसके पूर्व में मैं जब विधायक के तौर पे काम कर रहा था, उस समय जिला पंचायत में चर्चा आई तो बालाघाट क्षेत्र की जनता को यहीं के उत्पादन किया हुआ चावल मिलना चाहिए, ना कि इलाहाबाद से चावल आ रहा है, दिल्ली से चावल आ रहा है, बिहार से चावल आ रहा है। ये चावल यहाँ की जनता को खिलाया जाता था। लेकिन हम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते थे चूँकि केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है। केंद्र सरकार के अधिकारी सत्यापित करते हैं, सारी सर्टिफाइड करते हैं। तो ये केंद्र सरकार के जो अधिकारी आते थे और जो भी इनका क्वालिटी कंट्रोलर होते थे, ये सारे केंद्र सरकार से जुड़े हुए रहते थे और ये लोग कहीं ना कहीं उसको मिली वजह से उसको पास कर देते थे। मैंने स्वयं एक बार प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर आए थे, तब भी मैंने एक गोडाउन का निरीक्षण किया था गर्रा में, और भी जहाँ जहाँ गोडाउन है, तब वहाँ पर भी मैंने देखा था बहुत घटिया किस्म का। उस समय मुझे उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनके जाने के बाद भी लीपापोती हो गई और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आज अगर ये हुआ तो केंद्र सरकार के जो भी मैं समझता हूँ कि कोई अच्छे अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने सही रिपोर्ट दी है कि जो जानवरों के खाने लायक भी चावल नहीं है। ये सही रिपोर्ट पहली बार किसी केंद्र सरकार के अधिकारी ने दिया है, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई। मामले में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है, जिस पर कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए भी अभी से हम तैयार हो गए हैं। जो जानकारी हमारे अधिकारियों ने हम सब लोगों के ध्यान में लाया है और ये समय समय पे कार्रवाई होती है। इस बार जिस प्रकार से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने यहाँ पर आकर जांच करके सही रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है, हम सब लोग ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और हमारे भी ध्यान में बहुत सारा विषय आता था। हमारे बीपीएल परिवार को हमारे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के माध्यम से हमने इस कोरोना के समय में परिवार को अनाज देने का काम किया था। चूँकि जो अनाज यहाँ पर वितरण हुआ है वो अमानक स्तर का हमारे जांच अधिकारी ने दिया है, उस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से जिन्होंने ऐसा किया है उन सब के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और आज लगभग सारी कार्रवाई उनके ऊपर में हो रही है। वहीं मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं उस कार्यवाही की मैं प्रशंसा करता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो चावल की जाँच की गई और जाँच के दौरान यहाँ पाया गया है कि बड़ी मात्रा में चावल अमानक स्तर का पाया गया। निश्चित रूप से मैं इस कार्रवाई की प्रशंसा करता हूं। जिस स्तर पे भी जहां पर भी यहाँ जो गड़बड़ियां हुई थी जांच होनी चाहिए। आज देश और प्रदेश दोनों स्थान पे भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है और हमारी सरकार की पूर्णता मंशा भी रहती है कि गरीब की थाली में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज पहुँचता है या उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों के भी द्वारा मिलिंग करके यह जो अमानक स्तर का चावल सप्लाई किया गया है
उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है मैं उस कार्रवाई की भी प्रशंसा करता हूँ। बालाघाट जिले के भी कुछ राइस मिलर्स का नाम इसमें आया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। मैं राइस मिलर्स साथियों से भी आग्रह करता हूँ कि चूँकि सरकार से हम कस्टम मिलिंग का काम कर रहे हैं तो हमारा भरसक प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छी गुणवत्ता का चावल जो है सरकार को प्रदान करें। फिर भी कहीं पर यदि गड़बड़ियाँ हुई है तो इस गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि प्रदेश में बालाघाट धान का कटोरा है। किसान अच्छा धान देता है लेकिन उसके बदले में सरकार को जो चावल मिल रहा है वो इस तरीके का है, ये कल्पना से बाहर की बात है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से ये कार्य चल रहा था जो कि अब तक पकड़ नहीं आया था, जिसमें कहीं ना कहीं सबकी मिलीभगत रही होगी, जिसकी जांच अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। बालाघाट में क्योंकि ये धान का कटोरा है एक प्रकार से, अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान बालाघाट जिले में होता है। किसान अच्छा धान देता है और उसके बदले में जो सरकार को पीडीएफ का चावल बांटने के लिए जो मिलता है वो इस दर्जे का, ये कल्पना के बाहर की बात है। और ये अभी तक, क्योंकि कई वर्षों से ये काम चल रहा था और इसको पकड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये सबकी मिली भगत मुझे लगता है कि सब मिलकर के आज तक जो खाने लायक चावल नहीं है, एक प्रकार से अधिकारियों का तो कहना है जिन्होंने जांच किया है तो शायद जानवरों के लायक भी नहीं है। ऐसा चावल कहाँ से कैसे, ये इसकी जांच मैं तो समझता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से होनी चाहिए, बहुत दूर तक इसका परिणाम निकलेगा। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर के चावल खपाए जाने का मामला, केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई जिले में कार्यवाही। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित। अमानक चावल प्रदान करने वाले 18 राइस मिलर्स और 9 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। सभी 18 राइस मिलों के बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश। बालाघाट नगरीय क्षेत्र की 32 वर्षीय युवती की हुई मौत। गोंदिया में पाई गई थी युवती कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट जिला चिकित्सालय में युवती ने तोड़ा दम। कोरोना पीड़ित की मौत के मामले में संदेह की स्थिति। कोविड-19 के नियमों के तहत किया गया अंतिम संस्कार। नल में पर्याप्त पानी नहीं आने से लोग हो रहे हैं परेशान। बाढ़ के चलते फिल्टर प्लांट की 33 केवी लाइन हुई बंद। वैनगंगा नदी में आपस में उलझने से बिजली सप्लाई बंद। मात्र 11 केवी लाइन प्रारंभ कर किया जा रहा पानी सप्लाई। पुराने फिल्टर प्लांट से ही हो रही है जल आपूर्ति। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।